आज का टॉपिक है न्यायपालिका, जुडिशरी। न्याय किसी भी राज्य का आत्मा होती है, प्राण होती है। आचार्य चाणक्य ने कहा है कि जिस राज्य में न्याय नहीं होगा, वहां जैसे समुद्र में बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, वैसे बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाएंगे, समाप्त कर जाएंगे। इस नाते उन्होंने दंड शक्ति का बड़ा महत्व दिया था, दंड शक्ति, और राजनीति का एक रूप उन्होंने दंड नीति ही मान लिया था। तो न्याय प्रदान करना बहुत ही महत्वपूर्ण है, और मैं तो समझता हूं कि राज्य का आधार है। राज्य का अगर शासन सत्ता राज्य का जब उदय हुआ होगा तो दो चीजें रही होंगी निश्चित रूप से, तीसरी तो बाद में आई होगी। पहला सुरक्षा, आंतरिक और बाह्य, और दूसरा न्याय। बाकी जन कल्याण वगैरह धीरे धीरे चीजें जुड़ती गई, आज हम लोग कल्याणकारी राज्य पे पहुंच गए हैं। अगर ये दो चीजें नहीं हैं तो किसी राज्य को राज्य कहलाने का या किसी शासक को शासक कहलाने का हक नहीं। यानी हर शासन की, हर राज्य की, हर नागरिक चेतना की, हर नागरिक समाज की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि वह नागरिकों को सुरक्षा और न्याय दे। न्याय और लोकतंत्र में तो ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि जस्टिस इज द हार्ट इन डेमोक्रेसी। लोकतंत्र में आत्मा होती है, हृदय होता है न्याय। तो न्याय बहुत महत्वपूर्ण है। न्याय के अभाव में राज्य छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो न्याय अब है कि, और न्याय देगा कौन? तो न्याय देने का कार्य न्यायपालिका करती है। जो भी जहां की व्यवस्था रही हो, होती रही हो, उस पर हम चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन न्याय देना मुख्य रूप से न्यायपालिका का कार्य है। कभी राजतंत्र वगैरह में काम राजा किया करते थे, वो ठीक है, लेकिन आज स्वरूप बदला और आज न्यायपालिका को लोकतांत्रिक व्यवस्था में, संवैधानिक व्यवस्था में, सरकार का व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, तीन अंग माना गया। तो न्यायपालिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब एक लाइन में हम न्यायपालिका की परिभाषा दें तो ये कहें कि न्यायपालिका वो है जो न्याय प्रदान करती है। न्यायपालिका वो है जो न्याय प्रदान करती है, एक लाइन की परिभाषा है। लेकिन इस परिभाषा के साथ साथ ये भी कहना होगा कि न्यायपालिका कोई भी शासन का अंग अपनी सीमाओं का उल्लंघन न करे, अतिक्रमण न करे, निरंकुश न हो, इसे देखना, संविधान की व्याख्या करना, नागरिक अधिकारों की रक्षा करना, अभियोगों पर निर्णय देना, ये सब बहुत सारे काम न्यायपालिका के हैं। लेकिन कोई एक लाइन में पूछे कि न्यायपालिका क्या है, तो जो न्याय प्रदान करने का कार्य करे वो न्यायपालिका है। तो अब आगे हम बढ़ते हैं। तो न्यायपालिका के महत्व की चर्चा, बहुत चर्चाएं करना ठीक नहीं है। न्यायपालिका लोकतंत्र का आधार है, स्तंभ है, हृदय है, आत्मा है, और बिना न्याय के हम किसी अच्छे राज्य की, किसी अच्छे नागरिक समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं, और लोकतंत्र में तो एकदम नहीं कर सकते हैं। अब सवाल उठता है कि न्यायपालिका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका के कार्य, न्यायपालिका के कार्य कार्य तो न्यायपालिका का पहला कार्य है कि वो अभियोगों पर निर्णय दे। अभियोग, मुकदमे आते हैं, विवाद होते हैं, मानव प्रवृत्ति है, कोई किसी को रोका नहीं जा सकता। एकदम तो कम किया जा सकता है, लेकिन जीरो नहीं किया जा सकता, क्योंकि मनुष्य में जानकारी का अभाव, लालच, संघर्ष की प्रवृत्तियां, ये सब चलती रहेंगी। तो बहुत सारे मुकदमे आते हैं, चाहे वो मुकदमे फौजदारी के हों, दीवानी के हों, माल के हों, कई तरह के मुकदमे होते हैं। तो बहुत सारे मुकदमे आएंगे, उन मुकदमों पर निर्णय देना, उन मुकदमों पर निर्णय करना, ये सबसे बड़ा काम है न्यायपालिका का। तो पहला काम है अभियोगों पर निर्णय, अभियोगों पर या मुकदमों पर निर्णय देना। यह बहुत बड़ा काम है न्यायपालिका का, यह बहुत बड़ा काम है, क्योंकि बहुत सारे विवाद होंगे। उन विवादों को, चाहे वो विवाद व्यक्ति व्यक्ति के लेके हो, चाहे धन संबंधी हो, तो उस पर निर्णय देने का काम करने का कार्य करती है न्यायपालिका। दूसरी, संविधान की व्याख्या। संविधान की व्याख्या, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई संविधान बहुत स्पष्ट नहीं हो पाता है, तो उस संविधान की व्याख्या देने का कार्य न्यायपालिका करती है।
संसदात्मक शासन हो चाहे अध्यक्षात्मक शासन हो, विशेष रूप से लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो कठोर संविधान है वहां तो बहुत महत्वपूर्ण रह जाता है न्यायपालिका का कार्य, कठोर संविधान जहां है और जहां संविधान की सर्वोच्चता है, खास करके संघीय व्यवस्था में, वहां तो इसकी जिम्मेदारी इतनी बढ़ जाती है कि अमेरिका में एक केस आया था 1803 का मार्बरी बनाम मेडिसन केस। 1803 मार्बरी बनाम मेडिसन केस ये 1803 में अमेरिका में आया था। इसके जज थे जज मार्शल। इन्होंने कहा कि संविधान वह है जो हम कहते हैं, यानी संविधान वह है जो न्यायपालिका कहती है। अब आप सोच लीजिए कितनी बड़ी पावर बढ़ा न्यायपालिका का अमेरिका में, कि संविधान वह है जो हम कहते हैं, यानी संविधान को व्याख्या करने का अधिकार अमेरिका में न्यायपालिका को है। इसी आधार पर वहां न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है, जो हम आगे चर्चा करेंगे। तो संविधान की व्याख्या करने का काम करती है संविधान, यह बहुत बड़ा काम है न्यायपालिका का। तीसरा, संविधान की रक्षा। अगर कोई संस्था, कोई सरकार का अंग संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसे रक्षा करने का काम न्यायपालिका का है। जुडिशरी ये देखेगी कि कोई भी संविधान का उल्लंघन न करने पाए और करता है तो उसके खिलाफ रद्द किए जाए, उसके खिलाफ कानून रद्द किए जाए, उसको दंडित किया जाए। अमेरिका में तो बहुत ही महत्वपूर्ण है और न्यायपालिका को एक बहुत बड़ा अधिकार है न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। अभी मैं फिर उस पर आता हूं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार। तो संविधान की रक्षा का कार्य यह लोकतंत्र के लिए बहुत आवश्यक है। हमारे देश में भी हमारी न्यायपालिका हमारे संविधान की रक्षा का कार्य करती है। तो अगला है नागरिक अधिकारों की रक्षा। अब मान लीजिए कोई नागरिक अधिकारों का उल्लंघन करता है तो चाहे वो कितना से बड़ा व्यक्ति हो, नागरिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व न्यायपालिका का है। भारत के संविधान ने बहुत सारे नागरिक अधिकार दिए हैं, मौलिक अधिकार दिए हैं। अगर उन अधिकारों का कोई उल्लंघन करता है, नागरिक अधिकारों का आप कहें मौलिक अधिकार कहना है कि मौलिक अधिकारों का, और अच्छा शब्द होगा कि मौलिक अधिकारों की रक्षा का, तो मौलिक अधिकार हमारे संविधान में दिए हुए हैं। मैं मौलिक अधिकार चैप्टर जब पढ़ाऊंगा तो विस्तार से पढ़ाऊंगा। अभी मैं बता दूं कि मौलिक अधिकार वे अधिकार हैं जो मनुष्य के जीवन के लिए नितांत आवश्यक हैं और संविधान में उनकी व्यवस्था की जाती है। यदि कोई उल्लंघन करता है तो उसे दंड मिलता है। तो हमारे यहाँ भी मौलिक अधिकारों की व्यवस्था है, स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, बहुत सारे अधिकार, शिक्षा का अधिकार, संस्कृति का अधिकार। और यदि कोई उल्लंघन करेगा तो न्यायपालिका उसे दंडित करेगी। ये बहुत बड़ा काम है न्यायपालिका। अब न्यायपालिका का एक बहुत बड़ा काम है कि वह औचित्य के आधार पर कानून निर्माण, औचित्य के आधार पर कानून निर्माण। कभी कभी न्यायपालिका के सामने ऐसे प्रश्न आते हैं, ऐसे केसेज आते हैं, ऐसे मुकदमे आते हैं, ऐसा अवसर आता है जब उस पर कोई भी कानून नहीं ठीक से उपलब्ध होता है, यानी वर्तमान कानून मौन होते हैं। तो न्यायपालिका तो भागेगी नहीं कि भैया ठीक है, नहीं है, अब हम भाग रहे हैं। नहीं, न्यायपालिका को तो न्याय देना ही देना है, जज साहब को न्याय देना ही देना है। तो जज साहब उस समय वहां की औचित्य परिस्थितियां, अपने परंपराएं, अपने स्वरूप, घटना की स्थितियों को, बहुत सारा चीजों को अवलोकन करने के बाद वो निर्णय देते हैं औचित्य के आधार पर। उचित अनुचित क्या है, सही क्या है, क्या होना चाहिए, इस पर वो बहुत सारे विशेषज्ञों का परामर्श भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे में वो जब निर्णय देते हैं, वो निर्णय आने वाले, जब कोई मुकदमा, जब कोई केस उस तरह का सेम आता है और आने वाले जज भी उस तरह के सेम परिस्थितियों में अगर अपना निर्णय, उसको अपना आधार मान के दें, तो उसे हम केस लॉ कहते हैं। केस लॉ, ब्रिटेन में इसका बड़ा महत्व है। केस लॉ, या केस लॉ को ही हम कहते हैं न्यायालयों द्वारा निर्मित कानून, केस लॉ। तो केस लॉ कहते हैं इन्हें हम, केस लॉ। अगर उसी आधार पर फिर निर्णय दिया गया अन्य न्यायाधीशों के द्वारा तो हम कहते हैं केस लॉ। तो केस लॉ जो है ये न्यायालयों द्वारा निर्णय है और एक वो आधार बन जाता है, एक परंपरा बन जाती है कि इस तरह से हमको निर्णय देना है। अगला है घोषणात्मक निर्णय।
घोषणात्मक निर्णय करना, घोषणात्मक निर्णय करना। तो ये घोषणात्मक निर्णय जो है ये बहुत बड़ा काम है न्यायालय का। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी कानून को लेकर के कोई कानून निर्माण व्यवस्थापिका करती है या कार्यपालिका लागू करती है, तो उस देश के नागरिकों को बिना मुकदमा और मुकदमा, कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी मुकदमे के माध्यम से ही नागरिक न्यायालय से पूछ सकते हैं। कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि बिना मुकदमे के भी उस देश के नागरिक न्यायालय से यह जान सकते हैं कि यह निर्णय ठीक है या नहीं ठीक है, हमारे व्यवस्था के अनुरूप है या नहीं है, न्यायपूर्ण है या न्यायपूर्ण है, और न्यायालय उस पर निर्णय करता है। तो ऐसे निर्णयों को हम घोषणात्मक निर्णय कहते हैं, जो न्यायालय किसी मुकदमा के विशेष या बिना मुकदमा के या मुकदमे के साथ, दोनों अलग अलग व्यवस्थाएं हैं, औचित्य अनौचित्य का निर्णय की मांग नागरिक कर सकते हैं, कहीं मुकदमे के साथ कर सकते हैं, कहीं बिना मुकदमे के कर सकते हैं। और ऐसे पे जो निर्णय न्यायालय द्वारा प्रदान किए जाते हैं उन्हें घोषणात्मक निर्णय करते हैं। परामर्श संबंधी काम, अब अगला है कि परामर्श संबंधी काम। तो न्यायपालिका को परामर्श करने का, परामर्श संबंधी काम, बहुत सारे न्यायपालिका को परामर्श करने का भी काम है। जैसे भारत के सुप्रीम कोर्ट को हमारे राष्ट्रपति महोदय को पूरा अधिकार है कि वो माननीय सुप्रीम कोर्ट से वो परामर्श कर सकें। इस तरह से परामर्श संबंधी कार्य भी न्यायपालिका द्वारा किया जाता है। अब हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट परामर्श राष्ट्रपति महोदय मांगे, सुप्रीम कोर्ट को देना ना देना उनकी इच्छा पर निर्भर है, ये भी क्लियर कर दूं। एक बार हमारे राष्ट्रपति महोदय ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा था कि अयोध्या में मंदिर और मस्जिद के विषय में अपनी राय दीजिए। तो माननीय न्यायालय ने कहा कि चूंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है, हम कुछ कह नहीं सकते हैं। तो किसी भी विषय पर परामर्श मांगने का अधिकार हमारे देश में राष्ट्रपति महोदय को है, न्यायपालिका से, सुप्रीम कोर्ट से। अब देना ना देना वह न्यायपालिका की इच्छा पर निर्भर करता है, माननीय सुप्रीम कोर्ट की इच्छा पर निर्भर करता है। दूसरा है विविध कार्य। बहुत सारे और कार्य करते हैं विविध कार्य, जैसे न्यायपालिका अपने कर्मचारियों की नियुक्ति, उनकी सेवा शर्तें तय करना, उनकी स्थितियों को तय करना, उनके द्वारा जांच पड़ताल करना और अपने अधीन न्यायालयों की जांच पड़ताल करना। अगर कोई न्यायालय के विरुद्ध कोई कार्य करता है तो उनके खिलाफ अवमानना वगैरह के केसेज लाना, विदेशी नागरिकों को नागरिकता प्रदान करना, विवाह इत्यादि की स्वीकृति देना, अल्पसंख्यकों के संरक्षक और संपत्तियों के लिए प्रबंध करना। बहुत सारी संपत्तियां ऐसी हैं जिनका कोई वारिस नहीं है या वारिस को लेकर बहुत सारा विवाद है, तो उनके लिए उनका ट्रस्टीशिप या संरक्षक नियुक्त करना, ये बहुत सारा काम न्यायपालिका का है। तो न्यायपालिका के काम बहुत सारे हैं, हमने आपसे यह भी देखा। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि न्यायपालिका के प्रकार। न्यायपालिका के प्रकार, तो न्यायपालिका दो तरह की होती है। पहला कि प्रतिबद्ध न्यायपालिका, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, ये पहला है। और दूसरा निष्पक्ष एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। दो तरह की न्यायपालिका की व्यवस्था पूरी दुनिया में मुख्य रूप से है। प्रतिबद्ध न्यायपालिका वो न्यायपालिका है, प्रतिबद्ध न्यायपालिका वो न्यायपालिका है, तो निष्पक्ष भी कहना अच्छा नहीं है, बहुत बढ़िया शब्द है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका ये एक शब्द ज्यादा अच्छा लग रहा है कि स्वतंत्र न्यायपालिका। तो प्रतिबद्ध न्यायपालिका वो न्यायपालिका होती है, इसे हम कहते हैं कमिटेड जुडिशरी। कमिटेड जुडिशरी ये वो न्यायपालिका होती है जो व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के प्रति प्रतिबद्ध होती है। प्रतिबद्ध मतलब हम आपसे एकदम बिल्कुल आपकी बात को मानने के लिए तैयार हैं। और यहां न्यायपालिका सिर्फ व्यवस्थापिका या कार्यपालिका के आदेशों का पालन कराती है। जैसे जितने भी कम्युनिज्म देश हैं, साम्यवादी देश हैं, या जहां भी सर्वाधिकारवादी राज्य, जैसे अब हिटलर के समय क्या रहा होगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, क्योंकि जो हिटलर कहता है वही न्याय है। मुसोलिनी के समय क्या रहा होगा, प्रतिबद्ध न्यायपालिका, क्योंकि वहां शासन सत्ता की बात को ही मनमाना न्यायपालिका का कार्य होता है। जैसे अभी चीन में भी प्रतिबद्ध न्यायपालिका, जो शासन सत्ता कहेगी वही वो मनवा देंगे। तो प्रतिबद्ध मतलब पूरी तरीके से न्यायपालिका वचनबद्ध है कि हम व्यवस्थापिका और कार्यपालिका को
के आदेशों का पालन करवाएंगे। दूसरा है स्वतंत्र न्यायपालिका। स्वतंत्र न्यायपालिका को हम निष्पक्ष न्यायपालिका कह सकते हैं, न्यायपालिका की स्वतंत्रता सर्वोच्चता कह सकते हैं, जो शब्द अच्छा लगे। मतलब न्यायपालिका स्वतंत्र है, निष्पक्ष है, सर्वोच्च है। वो ऐसा कोई भी काम जो संविधान के विरुद्ध होगा उसे रद्द करने का काम न्यायपालिका करेगी। निष्पक्ष होकर बिना किसी भेदभाव के निर्णय करेगी। ऐसी न्यायपालिका को हम स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहते हैं। जैसे अमेरिका में है, भारत में है, तो ऐसी न्यायपालिका को हम स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका कहेंगे। अब सवाल यह उठता है कि न्यायपालिका का काम क्या है, महत्व क्या है। तो इसके महत्व क्या है, महत्व पे हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि न्यायपालिका के महत्व। तो न्यायपालिका के महत्व जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों किसी को रखा गया है, क्या जरूरत है। तो पहला, लोकतंत्र की रक्षा, न्याय की रक्षा, संविधान की रक्षा। लोकतंत्र की रक्षा, लोकतंत्र की रक्षा, न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करती है। लोकतंत्र में सभी नागरिकों को जो अधिकार मिलते हैं, उन अधिकारों को पालन करने के लिए आवश्यक है कि न्यायपालिका की व्यवस्था हो। अगर न्यायपालिका नहीं होगी तो फिर उन्हें अपने अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। हमारा मान लीजिए हम सड़क पे चल रहे हैं, कोई हमको नहीं चलने दे रहा है, हम अपना जीविकोपार्जन करना चाह रहे हैं, कोई हमको नहीं करने दे रहा, तो हम कहां जाएंगे। फिर हम कहां जाएंगे, तो हम जाएंगे न्यायपालिका के पास। तो न्यायपालिका लोकतंत्र की रक्षा करती है। लोकतंत्र में और अगर कोई उन्हें नुकसान पहुंचाएगा तो लोकतंत्र की रक्षा हेतु न्यायपालिका आवश्यक है। न्याय की रक्षा, संविधान की रक्षा, न्याय की रक्षा। न्याय सबको चाहिए। न्याय लोकतंत्र का प्राण है, आत्मा है। और न्याय करेगा कौन, तो न्यायपालिका। तो न्याय की रक्षा के लिए न्यायपालिका की आवश्यकता है कि बिना किसी भेदभाव के, निष्पक्ष होकर के, बिना छोटे बड़े को देखे हुए हर व्यक्ति में कानून का शासन स्थापित हो, हर व्यक्ति में कानून का मानने की पूरी प्रतिबद्धता हो। यह काम न्याय की रक्षा के लिए न्यायपालिका का है। तो लोकतंत्र की रक्षा, न्याय की रक्षा, संविधान की रक्षा। संविधान की रक्षा कि सभी लोग संविधान का पालन करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो चाणक्य ने कहा है कि जिस राज्य में न्याय नहीं होगा वहां जैसे बड़ी मछली छोटे मछली को खा जाती है, उसी तरह से बड़े लोग छोटे लोगों को खा जाएंगे। तो संविधान में लोगों की आस्था बनेगी, निष्ठा बनेगी, संविधान सभी के लिए भावना आएगी। तो संविधान की रक्षा के लिए अब अगर जरूरत पड़ेगी तो न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करेगी। कोई संविधान के विरुद्ध काम करेगा तो उन कानूनों को रद्द करेगी। अगर फिर भी नहीं कोई मानता है तो वो अवमानना वगैरह के आधार पे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगला है मानव अधिकारों की रक्षा। मानव अधिकारों की रक्षा, मानव अधिकार की रक्षा। जो मनुष्य को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, किसी भी संविधान में, देश में, व्यवस्था में, उनके अधिकारों की रक्षा का काम न्यायपालिका का है। हमारे देश में बहुत सारे मौलिक अधिकार हैं। स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, सांस्कृतिक अधिकार, बहुत सारे अधिकार हैं। तो इन अधिकारों की रक्षा का दायित्व ऐसे हर देश में, मैक्सिमम लोकतांत्रिक देशों में नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्यवस्था की जाती है। हर राज्य लोकतांत्रिक 4 लाख नागरिकों को मौलिक अधिकार दें। इन मौलिक अधिकारों की रक्षा का दायित्व, इन मौलिक अधिकारों के रक्षा का उत्तरदायित्व न्यायपालिका के ऊपर है। न्यायपालिका अगर कोई उसके विरुद्ध कार्य करेगा तो न्यायपालिका उन्हें दंडित करेगी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट होगा, न्यायालय की अवमानना होगी। तो इस माध्यम से न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है और कोई भी व्यक्ति मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकता है। अब जैसे संसदीय शासन है, तो संसदीय शासन में जैसे भारतवर्ष, तो संसदीय शासन में संसद की सर्वोच्चता और न्यायपालिका की सर्वोच्चता के बीच को समन्वय लेके चला जाता है। लेकिन अमेरिका जैसा देश जहां अध्यक्षात्मक शासन है, जहां कठोर संविधान है, वहां तो न्यायपालिका कुछ भी कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। कोई भी कानून जो संविधान के विरुद्ध है उसे रद्द करने का काम न्यायपालिका करेगी। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा, नागरिक अधिकारों की रक्षा, तो इतना बड़ा काम है न्यायपालिका का। तो अब सवाल उठता है कि न्यायपालिका के इन अधिकारों की रक्षा कैसे हो, इसके लिए क्या किया जाए। तो न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनाए रखने के उपाय, बनाए रखने के उपाय कि क्या किया जाए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बनी रहे, क्या क्या किया जाए।
तो पहला निर्वाचन, निर्वाचन व्यवस्था। अब निर्वाचन में कैसे कैसे निर्वाचन हो, तो बहुत पहले जो है एक व्यवस्था न्यायपालिका के कैसे कैसे निर्वाचन हो, एक व्यवस्था रही जनता द्वारा निर्वाचन, जनता द्वारा निर्वाचन। अब जनता द्वारा निर्वाचन की व्यवस्था न्यायपालिका की एक व्यवस्था के रूप में सामने आई। जहां प्रत्यक्ष लोकतंत्र है वहां यह व्यवस्था है, जैसे स्विट्जरलैंड के कुछ कैंटनों में है। मैंने कहा था कि स्विट्जरलैंड में एक पूर्ण कैंटन और 4 अर्ध कैंटन। कैंटन मतलब वहां के प्रांत, जैसे हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश है, बिहार है, कोई घबराने की बात नहीं, कैंटन शब्द कहां से आ गया। कैंटन मतलब प्रांत। तो एक वहां का पूर्ण कैंटन है ग्लेरस, 4 अर्ध कैंटन है ओवाल्टिन, नीडरआल्टिन, आउटर पेंजिल, इनर पेंजिल। तो ये इन ऐसे जहां व्यवस्थाएं हैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की, वहां जनता द्वारा निर्वाचन न्यायपालिका के सदस्यों का यानी जजेस साहब का किया जाता है। तो जहां कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हैं कि जहां जनता द्वारा निर्वाचन किया जाए, तो अगर जनता द्वारा निर्वाचन करेंगे तो इसकी बहुत बड़ी समस्या एक आती है कि जनता लोकप्रिय होना और योग्य होना दोनों अलग अलग चीज है। हम बहुत अच्छे फिल्म स्टार हैं, हम बहुत अच्छा गाना गाते हैं, हम बहुत अच्छा बोल लेते हैं, हमारे हेयर स्टाइल अच्छी है, हम देखने में बड़े सुंदर हैं। जनता में लोकप्रियता एक अलग चीज है और योग्यता एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीज। हाँ, योग्य व्यक्ति लोकप्रिय भी हो सकता है, लोकप्रिय भी योग्य हो सकता है, लेकिन आवश्यक नहीं कि जो लोकप्रिय हो योग्य भी हो और जो योग्य हो लोकप्रिय भी हो। तो इसमें एक बहुत बड़ा डर है कि जनता निर्वाचित करेगी तो लोकप्रिय लोगों को लाएगी, प्रतिभाशाली लोग का अभाव हो सकता है, और न्याय प्रदान करना बहुत ही योग्यता का कार्य है। इस नाते यह व्यवस्था को बहुत अच्छा नहीं माना जाता है। तो जनता द्वारा निर्वाचन। दूसरा है कि व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन की व्यवस्थापिका। अच्छा हाँ, जनता द्वारा निर्वाचन भी प्रोफेसर लास्की ने कहा है कि न्यायाधीशों की नियुक्ति की समस्त पद्धतियों में जनता द्वारा निर्वाचन की पद्धति निर्विवाद सबसे रूप से बुरी है। तो लास्की का मानना है कि सबसे बुरी पद्धति है। प्रोफेसर लास्की का मानना है कि सबसे जनता द्वारा निर्वाचन एक सबसे बुरी पद्धति है। दूसरा है व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। व्यवस्थापिका, तो व्यवस्थापिका द्वारा जो निर्वाचन है तो उसमें व्यवस्थापिका निर्वाचन करेगी। इसमें बात तो ठीक है भाई, व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका मतलब जो कानून बनाती है। मैंने एक वीडियो बनाया है व्यवस्थापिका पे, देख लीजिएगा। इसमें एक बड़ी समस्या है कि व्यवस्थापिका के लोग अपने दल के लोगों को जज बना देंगे, अपने दल के चाटुकारों को जिसको पसंद करेंगे दलीय आधार पे। तो ऐसे लोगों को लाने के बहुत चांसेस, जैसे संसदीय शासन में होता है कि भाई कार्यपालिका के सदस्यों को खगुआ खदम्मड़ जो भी रहते हैं उनको भर देते हैं कि भाई दल के हैं, भाषा की ABCD नहीं मालूम और एजुकेशन मिनिस्टर बना दिए, आता जाता कुछ नहीं है, मंत्रालय मिल गया। तो वो समस्या व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका के क्षेत्र में भी ला सकती है। भाई व्यवस्थापिका का क्या भरोसा, आप अपने दल के लोकप्रिय बड़े नेताओं को डाल देंगे जजेज के रूप में। और ये जज होना एक बहुत ही सुपर प्रतिभा का काम है। भाई न्याय करना इतना आसान नहीं है, वो मंत्री बनना थोड़ी ना है कि हवाई बन गए। तो ऐसे में व्यवस्थापिका अयोग्य लोगों को, दलीय लोगों को ला देगी, जो बहुत अच्छा नहीं होगा, एक ऐसा मानना है और ऐसा देखा गया है। तो व्यवस्थापिका द्वारा निर्वाचन। तीसरा है कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन अब तक की सबसे अच्छी व्यवस्था मानी गई है, कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन। अब कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन ये सबसे अच्छा माना गया है कि कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन हो, कि लेकिन इसमें एक चीज और किया गया कि कहीं कार्यपालिका भी मनमानापन न करे। उसके लिए किया गया कि कार्यपालिका जिनको जजेज की नियुक्ति करे, न्यायाधीश की नियुक्ति करे, वो सर्वकालिक सर्वमान्य उस प्रतिभा के योग्य हों, पहली चीज। और दूसरी कि एक उस व्यवस्था से जुड़े विशेषज्ञों की समिति, न्यायाधीशों की समिति, इस तरह से कुछ विशेष समिति बनाई जाए जिसका वो जो है उसका परामर्श करे। तो ये देखा गया कि जो बनाया जाए वो सर्वमान्य न्यायिक योग्यता के लोग हों और अस्थायी न्यायिक समिति के परामर्श से ही जजों की नियुक्ति हो, अस्थायी न्यायिक समिति के परामर्श से। तो अस्थायी न्यायिक समिति में बहुत ही प्रतिभाशाली लोग रहेंगे, प्राय जज और जज की योग्यता के लोग रहेंगे, तो उनसे परामर्श कर लिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। और उनका जो योग्यता वगैरह होगी वो भी सर्वमान्य हो, सब लोग उसको जानते हो। तो ऐसी व्यवस्था कार्यपालिका के द्वारा करके जो नियुक्ति की जाएगी ये सबसे अच्छी होगी। और
ये बहुत अच्छी प्रणाली है, सबसे अच्छी प्रणाली यही मानी जाती है कि कार्यपालिका द्वारा निर्वाचन हो, लेकिन एक अस्थाई समिति, जो विशेषज्ञों की समिति हो, न्यायिक समिति हो, उनसे परामर्श कर लिया जाए और जिनको किया जाए उनकी योग्यता सर्वकालिक हो, सर्वविदित हो, सब लोग जानते हो कि हाँ ये विधि के कानून के बहुत अच्छे जानकार हैं। ये सबसे अच्छी व्यवस्था जैसे भारतवर्ष में भी है, इस व्यवस्था को अपनाया गया कि सर्वमान्य न्यायिक योग्यता के लोग हों और अस्थायी न्यायिक समिति परामर्श के आधार पर किया जाए। दूसरा, इनका कार्यकाल लंबा हो, लंबा कार्यकाल। ऐसा न हो कि आपने साल 2 साल के जज साहब को बना दिया तो फिर वो कैसे काम करेंगे, तो कार्यकाल लंबा होना चाहिए। साथ ही हमारे हाई कोर्ट में जजेस की जो एज है वो 62 साल और सुप्रीम कोर्ट में 65 साल रिटायरमेंट का हो, तो लंबा कार्यकाल हो। वेतन, अच्छा वेतन व अन्य सुविधाएं, इनको जो वेतन मिले वो अच्छा मिले, बहुत सारी सुविधाएं मिले। अगर नहीं मिलेगा तो फिर कैसे वो काम कर पाएंगे। पता चलेगा कि हम सेल्फ फाइनेंस के जैसे टीचर हैं कि दिन रात सारा ध्यान रोटी कमाने पे लगा रहता है, उसी जज साहब का भी सारा ध्यान लगा रहेगा। तो हमारी, जैसे हम टीचर्स हैं, सेल्फ फाइनेंस के PhD कर लिए, 20 साल से पढ़ा रहे हैं प्राइवेट कॉलेजों में, तो हमारा सारा ध्यान रोटी पे लगा रहता है, रोटी। और सारी प्रतिभा तो हमारी रोटी खोजने में चली जाती है। दिल के अरमा आंसू बह गए। तो अब जज साहब को भी वो व्यवस्था अगर आप कर देंगे कि चले बेचारे रोटी के लिए, अपने बच्चों के भोजन पानी वगैरह के लिए परेशान, तो फिर वो न्यायिक कार्य कैसे ठीक से कर पाएंगे। तो उनको अच्छा वेतन हो, अच्छी सुविधाएं हो, सुरक्षा हो, रहन सहन के हो, अच्छा वेतनमान हो, चलने वलने के लिए सारी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो। अगर ऐसा होगा तो वो अच्छे ढंग से अपने कार्य को कर पाएंगे। योग्यता और अवकाश प्राप्त के बाद वकालत में निश्चित योग्यता, ये प्रयास किया जाए कि उनकी योग्यताएं अच्छी हों, अच्छे प्रतिभा संपन्न लोगों का उसमें कुशलता हो, निष्पक्षता के साथ काम करें, लोगों को लाया जाए। अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत से निषेध, अवकाश प्राप्ति के बाद वकालत से निषेध, ये प्रयास किया जाए कि जहां वो जिन न्यायालयों में